तो आज हमारे सामने भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 से निकले कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं। दिलचस्पी नहीं, मैं कहूँगा कि आंकड़े एक तरह से चौंकाने वाली भी है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भारत के कृषि के नक्शे पर हो रहे एक बहुत बड़े, कह सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन की कहानी है। हाँ, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, सत्ता परिवर्तन। कुछ पारंपरिक चैंपियन राज्य अपनी कुर्सी गंवा रहे हैं और नए दावेदार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, इसे आप भारतीय कृषि की टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना कह सकते हैं। दशकों से जो बातें हम अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ते आए हैं, हाँ, जो दिमाग में बस चुकी हैं। जी, जो तथ्य हमारे दिमाग में बैठ गए हैं, उनमें से कई बदल गए हैं। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे सीधे तौर पर बताते हैं कि कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में अब देश में सबसे आगे है। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या बदला है, बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि क्यों बदला होगा और इसके मायने क्या हैं। हाँ, और ये पड़ताल जरूरी भी है, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ किसानों या सरकारों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका असर हमारी थाली, हमारी अर्थव्यवस्था और देश की खाद्य सुरक्षा तक पर पड़ता है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये जानकारी तो किसी खजाने से कम नहीं है। निश्चित रूप से पुरानी जानकारी अब काम नहीं आएगी। तो चलिए इस नई कृषि पहेली को परत दर परत खोलते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, खाद्यान्न। वो अनाज जो हमारी थाली में रोटी और चावल की जगह पूरी करते हैं। जी। और यहीं पर पहला कह सकते हैं कि धमाका होता है, चावल। अब तक हम सब यही पढ़ते और सुनते आए थे कि चावल मतलब पश्चिम बंगाल। हाँ, ये समीकरण दिमाग में एकदम बैठा हुआ था। लेकिन अब ये इतिहास हो गया है। बिल्कुल, नए आंकड़ों के अनुसार चावल उत्पादन में नंबर 1 पर अब उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश? जी, उत्तर प्रदेश। ये एक बहुत बड़ा फेरबदल है। पश्चिम बंगाल अब तीसरे नंबर पर खिसक गया है। और दूसरे पर कौन है? और दूसरे नंबर पर तेलंगाना ने अपनी जगह बनाई है, जो खुद में एक बहुत बड़ी खबर है। वाह, मतलब उत्तर प्रदेश अब चावल का नया बादशाह है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मतलब क्या वहाँ के किसानों ने अचानक से ज्यादा धान उगाना शुरू कर दिया? देखिए, ये अचानक नहीं होता। इसके पीछे कई सालों की मेहनत और नीतियां हो सकती है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का बेहतर होना, ज्यादा उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल बढ़ना, और शायद सबसे बड़ा कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरकारी खरीद की गारंटी। अच्छा, जब किसानों को पता होता है कि उनकी फसल अच्छे दाम पर बिक जाएगी, तो वे उसे उगाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ये तो हुई चावल की बात। अब आते हैं गेहूं पर। यहाँ तो उत्तर प्रदेश की बादशाहत हमेशा से रही है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। बादशाहत तो कायम है। उत्तर प्रदेश अभी भी गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। वो क्या? जो राज्य हम हमेशा से गेहूं के साथ जोड़ते आए हैं, यानी पंजाब, जिसे भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं, हाँ। वो अब दूसरे नंबर पर नहीं है। अच्छा, तो दूसरे पर कौन है? दूसरे नंबर पर अब मध्य प्रदेश ने छलांग लगाई है। अच्छा। और पंजाब खिसककर तीसरे स्थान पर आ गया है। पंजाब तीसरे पर? ये बदलाव छोटा नहीं है। नहीं, इसके संकेत बहुत गहरे हैं। मतलब क्या पंजाब अपनी पारंपरिक फसल में पिछड़ रहा है? ये तो चिंता की बात हो सकती है। इसे पिछड़ना कहें या एक सचेत बदलाव, ये देखने वाली बात है। सचेत बदलाव मतलब? हो सकता है इसके पीछे फसल विविधीकरण, मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की कोशिशें हों, जिसके लिए पंजाब पर दशकों से दबाव था। ओ, फसल विविधीकरण, यानी कि पंजाब के किसान अब सिर्फ गेहूं चावल के चक्कर से बाहर निकलकर दूसरी फसलें उगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ताकि जमीन की सेहत भी सुधरे और पानी की भी बचत हो। जी, पंजाब का भूजल स्तर खतरनाक हद तक नीचे जा चुका है और गेहूं धान की खेती में पानी बहुत लगता है। तो हो सकता है कि ये आंकड़े उसी बदलाव की शुरुआत दिखा रहे हों। वहीं मध्य प्रदेश ने अपनी गेहूं की क्वालिटी और सिंचाई व्यवस्था पर बहुत काम किया है, जिसका नतीजा अब दिख रहा है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। आगे बढ़ते हैं मक्का की ओर। यहाँ क्या स्थिति है? मक्का में मध्य प्रदेश टॉप पर है, जिसके बाद कर्नाटक और बिहार हैं। ठीक है। लेकिन असली दबदबा दिखता है मोटे अनाज में, जिसे अब सरकार श्री अन्न कहकर प्रोत्साहित कर रही है। हाँ, श्री अन्न। इसमें तो राजस्थान का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो इस रेस में बहुत बहुत आगे है। और ऐसा क्यों है? क्या वहाँ की जलवायु इसके लिए खास है? जी हाँ, बाजरा ज्वार जैसे मोटे अनाज को कम पानी और शुष्क मौसम चाहिए होता है, जो राजस्थान के लिए एकदम सटीक बैठता है। इस सूची में कर्नाटक दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो ये तो हुई अनाज की कहानी।
अब हमारी थाली के दूसरे सबसे जरूरी हिस्से यानी प्रोटीन पर आते हैं। हमारी दालें। जी, दालें। वहां की तस्वीर क्या कह रही है? चने को लेके मैंने सुना है कि कुछ बदला है। हाँ, एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है। चने के उत्पादन में अब महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर पहला स्थान ले लिया है। महाराष्ट्र ने? जी, अक्सर हम मध्य प्रदेश को ही दालों का केंद्र मानते हैं, लेकिन चने के मामले में महाराष्ट्र ने बाजी मार ली है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है या यहाँ भी कोई पेंच है, जैसा गेहूं वाले मामले में था? आपने सही नस पकड़ी है। यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। अच्छा। जब हम सिर्फ चने को नहीं बल्कि सभी दालों को मिलाकर यानी कुल दलहन उत्पादन को देखते हैं तो तस्वीर फिर से पूरी तरह बदल जाती है। कैसे? कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश फिर से अपनी गद्दी पर वापस आ जाता है। अरे वाह! तो मतलब किसी एक दाल में कोई और राज्य आगे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश ही किंग है। बिल्कुल। और ये उसकी एक कृषि की विविधता को दिखाता है। मतलब वो किसी एक दाल पर निर्भर नहीं है। सही। चना, तुअर, मसूर सब में उसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। यही संतुलन उसे कुल उत्पादन में टॉप पर ले आता है। समझ गई। ये दिखाता है कि आंकड़ों की हेडलाइन से ज्यादा उसकी गहराई में जाना कितना जरूरी है। निश्चित रूप से। बिल्कुल। अब आते हैं उस सेगमेंट पर जहां शायद इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है, तिलहन। हाँ, तिलहन। और इसमें भी खास तौर पर सोयाबीन। मुझे तो स्कूल की किताबों से याद है कि सोया प्रदेश का मतलब ही मध्य प्रदेश होता था। आपने एकदम सही कहा। अब नहीं है। क्या? नए आंकड़ों ने दशकों पुरानी इस पहचान को बदल दिया है। सोयाबीन के उत्पादन में अब महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश दूसरे पर। सच में? ये तो कृषि जगत में एक भूकंप की तरह है। बिल्कुल है। ये तो सच में एक पूरी पीढ़ी की जानकारी को अपडेट करने जैसा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या मध्य प्रदेश में उत्पादन गिरा है या महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बढ़ गया है? दोनों ही बातें हो सकती हैं। हो सकता है महाराष्ट्र ने सोयाबीन की ज्यादा उपज देने वाली किस्में अपनाई हों या वहां के किसानों को बेहतर दाम मिल रहा हो। और ये भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में किसान दूसरी फसलों की तरफ जा रहे हों। ये भी संभव है। लेकिन नतीजा यही है कि सोया प्रदेश का ताज अब महाराष्ट्र के सिर पर है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। तिलहन में और क्या खास है? सरसों के बारे में क्या खबर है? तिलहन की कहानी में एक तरफ ये उलटफेर है तो दूसरी तरफ एक राज्य का एक तरफा दबदबा है। वो कौन है? राजस्थान। सरसों के उत्पादन में राजस्थान का दबदबा ऐसा है कि देश का लगभग 40 से 45% सरसों अकेले यहीं से आता है। इतना ज्यादा? जी। दूसरा और तीसरा राज्य यानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा मिलकर भी उसके आसपास नहीं पहुंचते। और मूंगफली, मुझे लगता है इसमें गुजरात का नाम आएगा। आपका अंदाजा सही है। मूंगफली में गुजरात की बादशाहत कायम है, वो पहले स्थान पर है। लेकिन जब हम इन सब को मिलाकर कुल तिलहन की बात करते हैं तो राजस्थान ही देश में सबसे आगे है। अच्छा, सरसों में उसकी विशाल बढ़त उसे ओवरऑल चैंपियन बना देती है। बिल्कुल। तो तिलहन की कहानी साफ है। सोयाबीन का नया राजा महाराष्ट्र है और सरसों और कुल तिलहन का बेताज बादशाह राजस्थान। एकदम सही। चलिए अब कुछ नकद फसलों यानी कैश क्रॉप्स की बात करते हैं। गन्ना, इसमें तो उत्तर प्रदेश ही होगा। हाँ, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये एक स्थापित क्रम है। क्या है वो क्रम? उत्तर प्रदेश पहले, महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। चीनी मिलों का नेटवर्क और भौगोलिक परिस्थितियां इसे काफी हद तक स्थिर रखती हैं। लेकिन कपास, जिसे सफेद सोना भी कहते हैं, मैंने सुना है यहाँ भी कुछ बदला है। यहाँ भी एक और बड़ा फेरबदल हुआ है। बताइए। और एक बार फिर कहानी का हीरो महाराष्ट्र है। फिर से महाराष्ट्र? जी, महाराष्ट्र ने कपास उत्पादन में गुजरात को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया है। कमाल है। पहले सोयाबीन में मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ा और अब कपास में गुजरात को। हाँ, ये तो कृषि जगत का वो खिलाड़ी है जो अचानक से बैटिंग और बॉलिंग दोनों में नंबर 1 बन गया है। आपने बहुत अच्छी उपमा दी है। ये महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। क्योंकि गुजरात को पीछे छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। गुजरात दशकों से अपनी कपास की क्वालिटी और उत्पादन के लिए जाना जाता रहा है। हमें ये देखना होगा कि ये एक साल का रुझान है या एक स्थायी बदलाव। बिल्कुल। और क्या कोई ऐसी भी फसल है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, सब कुछ पहले जैसा ही है? हाँ, एक फसल है जूट। जूट। यहाँ पश्चिम बंगाल का दबदबा पहले की तरह ही बरकरार है और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। क्यों? जूट उत्पादन के लिए जो खास किस्म की नमी वाली जलवायु और मिट्टी चाहिए वो गंगा के डेल्टा क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों में ही मिलती है। तो इन सभी आंकड़ों को अगर एक साथ रखकर देखें
तो देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन की बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? कौन है वो 3 सबसे बड़े राज्य जो पूरे देश का पेट भर रहे हैं? ये सबसे जरूरी सवाल है। जब हम अनाज और दालों को मिलाकर कुल खाद्यान्न उत्पादन को देखते हैं तो जो शीर्ष 3 राज्य उभर कर आते हैं वो इस प्रकार हैं। जी। नंबर 1 पर कोई हैरानी की बात नहीं, उत्तर प्रदेश है। ये तो होना ही था। चावल में नंबर 1, गेहूं में नंबर 1, गन्ने में नंबर 1, जाहिर है कुल उत्पादन में भी वही आगे होगा। सही। उसका विशालाकार और उपजाऊ जमीन उसे ये बढ़त देती है। और दूसरे स्थान पर? दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। जो गेहूं, दालों, मक्का सब में टॉप पर है। उसकी विविधता उसे ताकत देती है। बिल्कुल। और तीसरे स्थान पर है पंजाब। तो शीर्ष 3 है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। भले ही पंजाब गेहूं में तीसरे स्थान पर खिसक गया हो, कुल खाद्यान्न में अभी भी वो टॉप 3 में बना हुआ है। जी, ये सूची हमें दिखाती है कि भारत के खाद्य उत्पादन की धुरी कौन से राज्य हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा काफी हद तक इन 3 राज्यों के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। और जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था, ये नए आंकड़े सिर्फ जानकारी नहीं है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कह सकते हैं कि अनिवार्य है। निश्चित रूप से। अगर परीक्षा में सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है और कोई मध्य प्रदेश लिख दे तो जवाब गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये वो अपडेट हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर कुछ साल में जब ये सर्वेक्षण आते हैं तो वे पाठ्यक्रम को बदल देते हैं। तो आज हमने देखा कि भारत के कृषि उत्पादन का नक्शा काफी हद तक बदल चुका है। उत्तर प्रदेश का चावल और गेहूं दोनों पर कब्जा, महाराष्ट्र का सोयाबीन और कपास में अप्रत्याशित उदय और पंजाब का गेहूं में तीसरे स्थान पर जाना। ये कुछ बड़े बदलाव हैं। हाँ, और ये आने वाले समय में कृषि नीतियों और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालेंगे। बिल्कुल। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या बदला है, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाते हैं। और वो सवाल क्या है? कि ये सब क्यों और कैसे बदला है? क्या इन बदलावों के पीछे जलवायु परिवर्तन की भूमिका है, जिसमें बारिश का पैटर्न बदल रहा है? ये भी हो सकता है। या ये नई सिंचाई योजनाओं का नतीजा है, या फिर बाजार की ताकतें किसानों को नई फसलें उगाने पर मजबूर कर रही हैं। सही बात है। ये तो कहानी की बस शुरुआत है। जी। और एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए छोड़कर जाता हूं। बताइए। ये आंकड़े उत्पादन यानी प्रोडक्शन के हैं, लेकिन एक और आंकड़ा होता है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी का। मतलब प्रति हेक्टेयर कितनी उपज हुई? सही। हो सकता है कोई राज्य कुल उत्पादन में पीछे हो, लेकिन उसकी उत्पादकता सबसे ज्यादा हो। क्या ये राज्य जो आज उत्पादन में शीर्ष पर है, वो उत्पादकता में भी शीर्ष पर है? या असली कहानी वहां छिपती है? हाँ। इस पर भी कभी गौर करना चाहिए।